गुड टच बैड टच के लिए बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए? कि गुड टच और बैड टच जो टच की जो समस्या है, जिसको बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल टच, वो लड़के और लड़कियों दोनों के साथ हो रहा है। घटना आपके मतलब सामने आया था और आपने शेयर भी किया था और हॉस्पिटल तक हम लोग जी गए जी थे। जी, बहुत अच्छा, आपको याद है। हाँ, और वो घटना अरे था बाप रे। उस एक कितना साल 45 साल। हाँ हम अब तो उसके सूत्रधार है भाई, हम लोग हाँ उसमें मतलब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट थी हमारी, जी। आपको और याद है? 11-12 साल की वो जी लड़की जी थी जी। और और 45 साल का वो आदमी था। हाँ वो और बलात्कार, वो चाचा उसका निकला। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये याद तो है आपके जहन में कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की उसके जी लिए। जी। और जो सैनिटरी पैड है जी उसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है, जी जी। इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को। तो सरकारी विद्यालय में इतनी सारी सुविधाएं हैं लेकिन वहां नहीं जा पाते हैं वो। सोमवार से लेके शनिवार तक उनको काम पे जाना है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री में उनको काम करना है। जी। लीची का फैक्ट्री है तो लीची का जब मौसम आ रहा है, लीची का सीजन आ रहा है, उनको काम करना है। अब वो सुबह से लेके शाम तक फैक्ट्री का टाइमिंग है और वो स्कूल का टाइमिंग, दोनों मैच हो जाता है। जैसे अभी इलेक्शन का मौसम चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो पूरा मौसम, पूरा अपने शहर का माहौल ही इलेक्शन वाला है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा करे कि हमको कमाई ज्यादा है, ज्यादा कमाई आए। लेकिन एक शिक्षक होने के लिए आपको इंसान अच्छा होने की जरूरत है। और मैं बच्चों में देखा हूं कि वैसे बच्चे जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं वो बच्चे बोलना बहुत लेट से चालू करते हैं। अच्छा, आपके पास ऐसी कोई घटना के बारे में बताइए जो आपको झकझोर दिया हो। कि उस बच्चे की इस बात ने मुझे रात भर मुझे नींद नहीं है, मैं सोचती रही कि वाकई में दुनिया कितनी अलग है। किसी के पास रोटी बहुत ज्यादा है तो वो वैसे ही वेस्ट में फेंक देता है, और किसी के पास रोटी नहीं है तो चोरी में फंस गया वो बच्चा। अपने पति को ही मार दे रहे हैं महिलाएं। तो इससे पुरुष समाज बड़ा डरा हुआ है। अच्छा, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी ब्रेकअप हो गया, आज के समय में मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी ब्रेकअप हो गया तो ब्लैकमेल की स्थिति आ जाती है कि नहीं, मैं तुम्हारा वीडियो जो हूँ तुम्हारे पापा को दिखा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो और आज मैं इन पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारे बीच एक ऐसी महिला जो काफी सशक्त हैं और उनका हौसला मजबूत है, उसके साथ वो सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती हैं और संवेदनशील मुद्दों को बड़ी सक्रियता के साथ उठाती है। हमारे बीच हैं सोशल एक्टिविस्ट सरिता राय। स्वागत है आपका नवगुरु टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैडम, जैसा मैं जानता हूं कि आप अपने घर पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा के साथ साथ उनका जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो भी आप कराते हैं जी। लेकिन वो बच्चों के पास ऐसी क्या समस्या होती है जो आपके पास आते हैं और वो सरकारी विद्यालय में न जाकर आपके पास आना पसंद करते हैं? एक्चुअली नवनीत जी, पसंद जो चीज़ शब्द है वो मुझे लगता है कि मन से जुड़ा हुआ है जी। और ये जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, शुक्र मनाइए कि आज इस कन्वर्सेशन में हम बच्चों की बात कर रहे हैं। एक वक्त था, एक ज़माना था जब ये बच्चे अदृश्य थे, इनविजिबल थे, लोगों को दिखते नहीं थे। जैसे आप हाजीपुर शहर में जाइए, आप सिनेमा रोड में जाइए या बिग बाजार में जाइए, आपको बच्चे मिल जाएंगे जो बलून बेच रहे होंगे। आपने जरूर देखा होगा ऐसे बच्चों को। बिल्कुल। उनको सुनना, मुझे लगता है कि लोगों के लिए चर्चाओं का विषय नहीं था, या ठेला पे चाउमीन बेचना वो चर्चाओं का विषय नहीं था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज कम से कम वहां तक हमारा मेहनत, हमारा जो मूवमेंट है वो पहुंच पाया कि हम इसके ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अब आती है कि उनको मन यहाँ क्यों करता था आने का। देखिए, बच्चों का जो मन होता है या बच्चे जो होते हैं वो वैसे चीज हैं जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। यानी कि वो बच्चे के लिए जो काम कर रहे होंगे, वो मैं हूं या आप हो या कोई भी व्यक्ति होंगे, वो होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। कोई स्वार्थ नहीं होगा उनको, उनके लिए कुछ भी करने के पीछे, क्योंकि मुझे कोई वोट नहीं मांगना है, ना ही मुझे किसी फंक्शन में, किसी इनॉग्रेशन में फीता काटना है कि मेरा भी फोटो आए, है ना। तो उनके मन तक पहुंचने के लिए निस्वार्थ होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि किसी भी संस्था, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं सारे लोगों के लिए, उनके अभिभावक के लिए भी एसेट है। हमारे लिए हमारे बच्चे लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है उनका पढ़ाना, खिलाना,
उनका ख्याल रखना, लेकिन उनके लिए एसेट है, माता पिता के लिए। हम्म। तो जहाँ पे एसेट होगा, यानी कि वो वस्तु है, वो वस्तु जिसकी उपभोग के लिए हम कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे बाल मजदूर, बाल मजदूर क्या है कि वो, आप सिंपल सी किसी होटल में जाइए और आप देखिए कि बच्चों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। आपने कभी गौर किया होगा कि आखिर बच्चों का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल ठेलों पे, बर्तन धोने के लिए होटल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा कारण उसका क्या है कि बच्चे जो है वो आसानी से बड़े बड़े काम कर लेते हैं, जो हम आप करने के लिए ज्यादा पैसे मांगेंगे। और हाँ, कम खर्च में भी वो उपलब्ध हो जाते और हैं। उनको 4 झापड़ आप लगा सकते हैं, बदले में शायद वो ना लगाए, लेकिन बड़ों को आप एक भी बोलिएगा तो जवाब में वो भी जवाब देगा कि हमको ऐसा क्यों बोला। तो उनके मन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है जी, लेकिन मैं इस कोशिश में लगी हूँ, इस मूवमेंट के द्वारा, उड़ान माध्यम से। जरूर। और आपका कार्य देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आप उन बेजुबानों और उनके दर्द को आप समझ रहे हैं। और बेजुबान इसलिए क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और उनका जो उत्सुकता है, चाहे समाज के साथ जुड़ना, चाहे विद्यालय से जुड़कर सारी शिक्षा लेना, उनमें कहीं ना कहीं उनके अभिभावक की तरफ से ही बहुत सारी परेशानियां आती हैं जो वो कर नहीं पाते। लेकिन मेरा प्रश्न एक और था कि वो सरकारी विद्यालय में इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहां नहीं जा पाते हैं वो, जबकि वहां पे उनको जैसे खाना मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, कपड़े के लिए मिल रहा है, किताबें मिल रही है, फिर भी वहां न जाने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, उनके साथ एक लायबिलिटी हो गई बच्चों के साथ। क्या है कि सोमवार से लेके शनिवार तक उनको काम पे जाना है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री में उनको काम करना है जी। लीची का फैक्ट्री है तो लीची का जब मौसम आ रहा है, लीची का सीजन आ रहा है, उनको काम करना है। अब वो सुबह से लेके शाम तक फैक्ट्री का टाइमिंग है और वो स्कूल का टाइमिंग, दोनों मैच हो जाता है। अच्छा। तो उनके लिए ये दिक्कत है। हमारे साथ क्या है कि उनको कन्विंस करने के लिए शनिवार और इतवार हमने चुना है, जो छुट्टी का समय है। अच्छा। उस वक्त वो घर में रहते हैं, अक्सर फ्री रहते हैं, तो उनको पहले कन्विंस करना होता है। अच्छा। और स्कूल इतना लायबिलिटी अगर उठा ले, जैसे अभी इलेक्शन का मौसम चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो पूरा मौसम, पूरा अपने शहर का माहौल ही इलेक्शन वाला है। तो इलेक्शन वाले माहौल में आपने गौर करिएगा कि बूथ जो होता है जहाँ वोट डलाता है, वो पूरा घर तक पहुंच रहा है आपके। अच्छा। जगह जगह बूथ बन गए, पहले नहीं थे। अब इलेक्शन वोट डालने के लिए आपको बूथ बन जाएंगे। यानी कि आप अगर बीमार है, परेशान है, तो एम्बुलेंस है लगा हुआ, सब आपको वहां तक ले जाएगा वोट डालने के लिए। कहने का मतलब क्या था कि वोट डालने के लिए कोशिश में इतनी मेहनत सरकार लगा रही है, कोई भी सरकार हो, कि हम आपको वोट डालें क्योंकि आप वोटर है, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन स्कूल के साथ वो दिक्कत है। स्कूल आपको चल के जाना होगा, स्कूल आपको कन्विंस करने के लिए घर तक नहीं जाएगी कि आप बच्चे को पढ़ाओ या शिक्षा से जोड़ो। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी मशक्कत करने की जरूरत है, तभी बच्चे स्कूल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको कमाना है। अगर किसी के घर में 4 बच्चा है, 4 बेटा है, तो वो 4 बच्चा चारों तरह से पैसा कमा के लाएगा। उनको तो फायदा है, स्कूल जाने की क्या जरूरत है। स्कूल में एक दिन का भोजन ही ना मिलेगा, उसके लिए उसको 4 घंटा 5 घंटा स्कूल रहना ही पड़ेगा। तो उनको ये सोच है कि हमारे 4 बच्चे हैं, 4 ज्यादा से ज्यादा बच्चा करे कि हमको कमाई ज्यादा है, ज्यादा कमाई आए, उनके लिए आसान है। वही चीज शादी के साथ भी है, जितना ज्यादा बेटा है उतना हमारा दहेज आएगा। अच्छा। ये सोच है उनके पास है जी। कॉफी भी आप जी साथ में लीजिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आप बाल मजदूरी के लिए भी कार्य करते हैं, ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। लेकिन ये कारण क्या है ये बाल मजदूरी का, और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, रोकना तो मुझे लगता है सदियों से चला आ रहा है, एक स्लो प्रोसेस है नवनीत जी। इस स्लो प्रोसेस है, तो इसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्विच दबाएंगे और स्विच दबेगा और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। आंकड़ों में ठीक हो सकता है, कागजों में ठीक हो सकता है, लेकिन रियल लेवल पे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और मेहनत की जरूरत ऐसे है कि मैं मानती हूँ कि जो शिक्षा है, स्कूल के जो अभी बिहार में बहुत सारे निकले हैं प्रोसेस, बीपीएससी के माध्यम से टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, चयन होता है, टीईटी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें शिक्षक बन रहे हैं जी। लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि शिक्षक जॉबलेस हैं, वो लोग ले रहे हैं कि वाकई में उनको पढ़ाने का मन करता है। ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये समाज सेवा से जुड़ा है। मैं मानती हूँ कि ऐसी बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जिस जॉब में उस जॉब को करने के लिए आपको सरकार पैसे तो दे रही है, लेकिन बदले में आपसे पता है क्या चाह रही है? संवेदनशीलता। तो शिक्षक में बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर आप संवेदनशील नहीं है, आप इंजीनियर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पेंटर बन जाइए, आर्टिस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े कलाकार, लेकिन इंसान अच्छे नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक शिक्षक होने के लिए आपको इंसान अच्छा होने की जरूरत है। समाज के कल्याण से जुड़ने के लिए इंसान अच्छा होने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग जो है कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, इसी वजह से बाल मजदूर ये सब हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों के अंदर संवेदनशीलता कम गई,
संवेदनशीलता कैसे? आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे के लायबिलिटी उठाइएगा, कॉपी पेंसिल, कॉपी फट जाए आज आपका बच्चे का तो आपसे बोलेगा तो कल आप नया कॉपी लाके दे दीजिएगा। उसी फटा हुआ कॉपी से बाल मजदूर पढ़ लेता है, उसी फटे हुए कॉपी से, उसी छिला हुआ पेंसिल से बाल मजदूर पढ़ लेता है। हमारा आपका बच्चा तंग करता है और जैसे ही हमारा आपका बच्चा तंग करता है हम आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, वो गेम खेलता है और कुछ सालों बाद हम उसी बच्चे को कहते हैं अरे मेरा बेटा तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है आजकल। हाँ, और मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहता है और वो चुपचाप रहता है, साइलेंट जोन में चला जाता है और हम उस बच्चे को दोषी ठहराते हैं और लोगों के सामने कहता है हमारा बेटा पता नहीं क्या होगा आजकल बात नहीं करता, मोबाइल में खोया रहता है। बिल्कुल। और मैं बच्चों में देखा हूं कि वैसे बच्चे जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं वो बच्चे बोलना बहुत लेट से चालू करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतना ना खोए हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है। जैसे बच्चों का जो उम्र होता है डिस्ट्रैक्शन का समय है, उनका उम्र ही ऐसा है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और उस डिस्ट्रैक्शन में आप जितना ज्यादा मोबाइल देंगे वो तो साइलेंट जोन में ही रहेगा। धीरे 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 वो अकेला रहना पसंद करने लगेगा। बड़े होते होते ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो कटने लगेगा सामाजिक धारा से। लोग शादियों में फंक्शन में बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं जब थोड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहने लगे। वो माता पिता इतना व्यस्त रहे, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो मोबाइल देते हैं और बोलते हैं देखिए ना बेटा को तो मोबाइल चलाने आ गया। वो बड़े शान से कहते हैं अरे मेरा बेटा तो आजकल मोबाइल चला लेता है, लेकिन वो शान की बात है ही नहीं एक्चुअली वो। बट फिर वो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश के लिए। मोबाइल का इस्तेमाल करना ये माता पिता की गलती है और मैं ऐसा मानती हूँ कि माता पिता कहीं ना कहीं बच्चों के साथ क्राइम करते हैं। और सब नवनीत जी, सबसे दुख की बात यह है कि इस क्राइम के लिए कोई सजा नहीं है। क्या हमारे कानून में कोई सजा है कि माता पिता को सजा मिलेगा क्योंकि उसने बच्चे को बिगाड़ा है मोबाइल देके? कोई सजा नहीं है। वाकई में क्राइम है। बिल्कुल। अगर उनका बचपन छीन जाता है, हम तो ये देख रहे हैं कि वो खेलना बंद कर दिए हैं, चाहे कोई एक्टिविटी करना बंद कर दिए और मोबाइल में लगातार लगे हुए हैं। कभी कभी अभिभावक को भी हम देखते हैं कि वो बिजी है थोड़ा अपने काम में, तो चलो इसको मोबाइल दे देते हैं, ये अपने मतलब बिजी रहेगा अपने काम में, मोबाइल में, हम भी अपना काम करते रहेंगे शांति से। तो ये सोच जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों को बिगाड़ रही है। एक जगह और मैं करेक्ट करूंगी, लोगों को तो देखा लोग बिजी रहते हैं, महिलाओं को मैंने देखा जो हाउसवाइफ्स है, हाँ। जब वो अपनी किसी सहेलियों से बात कर रही है छत पे, तो बच्चा जब परेशान कर रहा है कि माँ आओ या कुछ भी, तो बच्चे के हाथ में फोन दे देती है और फिर अपने महिला मित्रों के साथ अपना गपशप उनका चालू रहता है। तो ये भी उनको समझ नहीं आता है कि मेरा बच्चा इसी में बिगड़ रहा है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें सभी लोग शामिल है, माता भी और पिता भी। तो आप इसका दोष किसको बिल्कुल माता पिता समझते हैं? को, बिल्कुल माता पिता को। कभी बच्चा दोषी हो ही नहीं सकता है, बच्चा तो घड़ा है, हम जैसा बनाएंगे वैसा बच्चा बनेगा। अगर हम बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें और सिर्फ किताब दें, भगवान की फोटो हटा दें, 10 साल बाद वो बच्चा तार्किक हो जाएगा। वो आपसे तर्क करेगा भगवान है तो कहाँ है, क्योंकि आपने उस चारों दीवार में कहीं भगवान की कोई फोटो नहीं लगाई आपने। वो आपसे तर्क करेगा कि भगवान कहाँ है, क्योंकि आपने उस घरों में क्या रखा, किताब रखा। किताब पढ़ेगा, तर्क करेगा, तार्किक बनेगा। और आप किताब हटा दीजिए उस घर में, 10 साल बच्चे को छोड़ दीजिए और सिर्फ भगवान की फोटो लगाइए, पूजा करिए, वो सिर्फ पूजा करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ही है जो घरा है, जो हमने बनाया वो हमारा वजह बनेगा, विनाश का हो चाहे वो अच्छा हो। और बच्चा जो है मतलब घर से ही सबसे पहले प्रथम पाठशाला उसको घर ही को ही माना जाता है और उनके माता पिता ही उनको सारी शिक्षा पूर्व में देते हैं, उसके बाद वो विद्यालय में जाते हैं, है ना। और आप नोटिस करिएगा कि जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहला विद्यालय है और हमें पता नहीं चलता, हमारे बहुत सारे एक्टिविटी नोट कर रहा होता है हमारा बच्चा। बिल्कुल। और वो सीख लेता है। हाँ। तो मैं उसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये भी है आजकल, बच्चा नोट कर रहा है आपको। जी। और बाल मजदूरी की आप बात करते हैं, चाहे बाल विवाह की बात करते हैं, आप इसके लिए कार्य भी करती हैं, कहीं जाना होता होगा, चाहे उससे मतलब उनको मुक्त कराना होता होगा, वैसे में आपको कोई परेशानी आती है या कभी कुछ ऐसी घटना हुई जो आपको लोगों का विरोध मिला हो कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरा बच्चा है कैसे भी कमाए, हाँ कहीं ना कहीं हमारे लिए कमा कर लाता है, आपको क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कभी?
ऐसे तो हमेशा ही होता है मेरे साथ, अक्सर ही अच्छा। होता है, क्योंकि माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं कि एक मैडम आएगी कोई हमारे गांव में, हमारे यहाँ, और भाषण देगी 4 घंटे का, बच्चे को पहला फुसला के ले जाएगी, उतना देर में खाना बना लेती, उतना देर में अच्छा। बर्तन धो लेती वो, अच्छा। इतना देर में वो गेहूं ये कर लेता, काट के ला देता है, या गाय का जो दूध निकालने का जो प्रोसेस पूरा होता है उस प्रोसेस में मदद कर देता है, क्योंकि आप पता है कि दूध आसानी से एक आदमी से नहीं निकलता है, एक प्रोसेस है ये उनके लिए। वो मैं बड़ी खटक जाती हूँ लोगों के लिए, उनको लगता है कि इतना देर में जो ये मैडम जो भाषण देगी होगा क्या, जाएगा पढ़ के आएगा, 10 को क्वेश्चन ही पूछेगा हमसे, 10 सवाल पूछेगा वो हमसे, माँ हमको पढ़ने दो, ये करने दो, वो करने दो। तो दिक्कतें इस तरीके से आती हैं। दूसरी दिक्कत, अभी मैं 4 दिन पहले की घटना दूंगी। बारिश का बहुत मौसम है, शहर में पानी से शहर डूबा हुआ है लगभग। तो मैं कहीं से आ रही थी, मैंने रोड पे देखा जो मेरे स्लम के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कि घर में लाइट नहीं जल रहा है, वो सिर्फ मुझे लाइट नहीं जल रहा है, रोटी बना रही है चूल्हे पे वो। अच्छा। और घर में रोशनी नहीं है, चूल्हे की रोशनी से दिख रहा है कि एक बच्ची खाना बना रही है, छोटी सी बच्ची है, मुझे लगता है महज वो 9 साल की होगी महज वो बच्ची। अच्छा। और वो सिर्फ मुझे गुड इवनिंग मैम बोलने के लिए बाहर तक आई। मैंने पूछा कि क्या कर रही हो, पढ़ रही हो क्या? तो मैंने नहीं मैम रोटी बना रही। पढ़ने में बहुत अच्छी हो बच्ची। मैम रोटी बना रही हूँ। बोले क्यों? तो पापा दारू पीने चले गए हैं, मम्मी गुस्सा से घर छोड़ के चली गई है, तो हम रोटी बना रहे हैं। अच्छा। हम बोले यार लाइट नहीं जल रहा है तुम्हारे घर में? तो नहीं, बिजली का कनेक्शन लगाया नहीं, क्योंकि बिजली बिल देना होगा हमको, तो बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो लाइट नहीं लगा। हम लोग लगवा लो, बिजली मुफ्त हो रही है कुछ यूनिट शायद, तो लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए कि ये घटना क्या बता रही है। किसी के पास लाइट है, एसी है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। किसी के पास लाइट नहीं है, खाना भी बनाना है, खाना भी देना कि बाद में खाना है, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है। जिंदगी कितनी अलग अलग है इसी देश में, 2 तरह की जिंदगी जी रहे हैं लोग। तो जी काफी मतलब मुश्किल सिचुएशन होता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में, और बच्चे जहाँ ज्यादा हो जिस परिवार में, वहाँ पे हम समझते हैं कि ये बढ़ावा देता है मतलब बाल मजदूरी को, या जैसे कि बाल विवाह हो। कहीं ना कहीं ये ग्रामीण परिवेश और शिक्षा भी एक कारण है जो उनको इसमें ढकेल देता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ग्रामीण परिवेश जैसे ऐसे है कि हम लोगों ने बाल विवाह रोकथाम के लिए भी बहुत सारा कार्यक्रम चलाया है, रेस्क्यू किया है। एक बार बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में मैं फंस गई जब मैंने बाल विवाह रोकने के लिए गाँव गई, और वहाँ पे जो बेटी थी उन्होंने 1098 एक नंबर होता है जिसपे आप बाल विवाह, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, बाल अत्याचार हो रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। 1098 वो नंबर है। तो 1098 पे कॉल किया, हम लोग गए वहाँ पे टीम के साथ। तो उसकी माँ कह रही है कि हमारा भोज का सारा बन गया, अब तो नहीं रुकेगा, शादी क्यों रुकेगा, हमारा भोज का खाना बन चुका है, बर्बाद हो जाएगा। लड़की ने अपनी सहेली से कॉल करवाया कि अगर मेरा शादी हो गया तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, उनको पढ़ाई करना है। अच्छा। अब जब हम लोग गए तो लड़की को बुलाया गया कि, तो लड़की डर से कुछ बोल नहीं रही है। लड़की को दिखाया के खड़ा करा के उसकी माँ बोल रही कि देख के बताओ, लगा ही कि ब्याह ना करे वाला है। हमने आधार कार्ड में उनका आप दिखाई कि उम्र कितनी, स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए। सर्टिफिकेट से क्या करिएगा आप, इसको देखिए तो शरीर देख के नहीं लगता है कि उम्र हो गया। अच्छा। यानी उस ग्रामीण परिवेश की माताओं को लगता है कि बच्ची का शरीर अगर बड़ा हो गया तो शादी करने लायक हो गई। अच्छा। बाकी उसकी बौद्धिक विकास कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं है। तो उम्र क्या है, उम्र क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से बोझ टालना है उनको। ये एक्चुअली आज भी है, हम भले मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हो, बट ये सच है कि आज भी है। ये बड़ा मतलब काफी गंभीर बातें आपने कही, और काफी संवेदनशील है ये कि कोई माँ या पिता जी सिर्फ शरीर को देखकर ये निर्णय ले लेते हैं कि इस बच्ची का हम शादी कर दें, और वो ये समझते कि ये मेरा पराई धन है, इसको जितना जल्दी हो यहाँ से निकाल दे। तो ये कहीं ना कहीं अशिक्षा मायने रखता है, और उसके कारण ऐसे घटनाएं हम लोग को देखने और सुनने को मिल रहा है। अच्छा, आपके पास ऐसी कोई घटना के बारे में बताइए जो आपको झकझोर दिया हो कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है। एक बहुत ही मार्मिक घटना हुई लॉकडाउन का समय, आपको याद होगा जब अपने और पढ़ाई के बीच का बड़ा ही इम्तिहान हो रहा था। मरने पे भी लोग लास्ट पे नहीं आ रहे थे क्योंकि कोरोना का समय था। उस कोरोना के समय में एक बच्चा ऑब्जर्वेशन होम, जिसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चों का जेल कहा जाता है, जिसमें बच्चे जो अपराध की घटनाओं से पीड़ित हो गए हैं, अपराधी घटनाओं में फंस चुके हैं, उन बच्चों को रखा जाता है जी। तो हम लोगों ने सेशन लिया, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ, तो हमने सेशन लिया कि बच्चों को हीरो बनना चाहिए, विलन नहीं बनना चाहिए। तो बच्चा एक खड़ा होकर बोलता है, मैम आप डिसाइड कीजिए कि मैं हीरो हूँ कि विलन हूँ।
मेरे साथ ये हुआ कि वो मेरे घर में खाने को नहीं था, लॉकडाउन के टाइम पे बंद था सब कुछ। आटा लेने गया, मतलब मैंने आटा चोरी की खाने के लिए, यानी कि पेट में अन्न नहीं है उसके लिए, तो आटा मैंने चोरी की। तो क्या मैं घर का खर्चों के लिए, तो मेरे माता पिता थे मतलब बीमार थे, क्या मैं हीरो हूँ कि विलन हूँ? मैंने बोला ऑफ कोर्स तुम हीरो हो। कानून की नजर में तो चोरी है, चाहे वो थोड़ा करो या ज्यादा करो, चोरी तो चोरी होती है। लेकिन उस बच्चे की चोरी का रीजन क्या था? ये घटना, इसकी उस बच्चे की इस बात ने मुझे रात भर, मुझे नींद नहीं है, मैं सोचती रही कि वाकई में दुनिया कितनी अलग है। किसी के पास रोटी बहुत ज्यादा है तो वो वैसे ही वेस्ट में फेंक देता है, और किसी के पास रोटी नहीं है तो चोरी में फंस गया वो बच्चा। अच्छा। तो ये घटना मुझे बहुत ही हमेशा पिंच करता है, मुझे याद आता है वो घटना कि एक आटे के लिए बच्चे को कितना मतलब जिल्लत झेलना पड़ा उस बालमन को। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है, ये कई प्रश्न उठाते हैं, उसको ये लग रहा है कि मैंने गलती किया कि सही किया। बिल्कुल, उसके मन में ये प्रश्न आ रहा है और वो अपने आप को ये पूछना चाह रहा है कि मैं जजमेंट आपसे लेना चाह रहा है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो आपके पास भी प्रश्न चिन्ह आ गया होगा, मैं इसको क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं उसको? गलत तो किया है, गलत तो किया है, कानून की नजर में तो वो चोरी है। हाँ, कानून के दायरे किताब में जो पन्ने हैं उसमें तो चोरी है वो। हाँ, बट वाकई में आप देखिए तो कितना मार्मिक बात है कि हाँ, कुछ चंद आटे के लिए वो बच्चा को पिटाई लगी होगी। गांव में तो पिटाई लगी होगी, उसको जरूर लगी होगी कि आटा चोर है चोर है चोर है करके, तो जरूर पीटा। गांव में सही होता है क्योंकि बच्चा पकड़ा जाए, साइकिल चोर, खीरा चोर, कोई भी चोर चोर हाँ, वो तो होता ही है। और गुड टच बैड टच के लिए बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, और क्या गुड टच बैड टच के बारे में लड़कों को भी जानना जरूरी है? बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि लड़कियों को सिर्फ नहीं, लड़कों को भी जानने की जरूरत है। क्योंकि गुड टच और बैड टच, जो टच की जो समस्या है, जिसको बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल टच, वो लड़के और लड़कियों दोनों के साथ हो रहे हैं। और बहुत बहुत ही अजीब बात है कि ये टच वाला जो समस्या है, अपराध है या घृणात्मक चीज है, वो घरों के अंदर ही होती है। और वो घरों के अंदर जो होती है, घर वाले लोग ही करते हैं, रिलेटिव्स। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अमूमन मैं मानती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं भी शायद बचपन में इस तरह के टचों का सामना मैंने भी किया होगा, और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि 99% महिलाएं अपने बचपन से लेके बड़े होने तक कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा सामना जरूर किया होगा। पुरुष अब हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, ये भी सत्य है। लेकिन महिलाओं के साथ मैं नहीं, कोई महिला कह नहीं सकती कि बचपन से लेकर अभी तक तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं होगा। वो रोड चलते, बसों में, ऑटो में कई गलती से जानबूझ के ऐसे हाथ रख दे, तो ये महिलाओं को ये पता है उनके साथ ऐसा होता है और उनके जहन में ये चीज रह जाती है। और सबसे दुख की बात ये है कि जो बच्चों के साथ जो इस तरह के जो अब्यूज होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज जो भी होते हैं, वो अब्यूज आजकल बड़ा ही बदल गया कि मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये चीजें ज्यादा बड़े घरों में होती है, अमीरों के घरों में। अच्छा। क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी अपराध की जो घटनाएं होती हैं, जो बात न्यूज चैनल्स में आती है, आप गौर कीजिएगा, गरीबों वाला चर्चा ज्यादा होता है। अमीर घर की समस्या अमीरों घर में ही पर्दे के अंदर रह जाती है, उनकी चर्चा कम होती है। तो बच्चे के मन में ये सवाल रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो अंकल ने मुझे ऐसे छुआ, तो उन्हें ये पता नहीं कि अंकल अगर मेरे साथ ऐसे छू रहे हैं या अंकल मुझे गोद में बिठा के इस तरह से करे जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे माँ को बोलना चाहिए। उसको ये बात आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने अवेयरनेस में बच्चों के साथ एक जो क्लास होती है संडेज को, उसमें एक दिन का कार्यक्रम ये भी रखते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसे शरीर का अंग है जिसके अगर छू के हमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा हो। कई बार कोई अंकल होता है जैसे करके जैसे खींच देगा ऐसे, वो उसको बुरा लग रहा है उस बच्चे को, वो कह नहीं पा रहा है, और कह भी दे रहा तो माँ को खेल ही तो रहा है अंकल तुम्हारे साथ, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये चीज सही नहीं है, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है वो बच्चा। और ये बच्चों लड़कों के साथ भी होता है और लड़कियों के साथ भी होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो आजकल तो मैंने बहुत जगह देखा कि लड़के भी अब हरासमेंट उनके साथ हो रहा है, और वो भी इस आगे जाकर बच्चा में तो नहीं बोल पाते हैं, वो उनके अंदर भी शर्म होता है कि हम कैसे बोले, पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, माँ कैसे रिएक्ट करेगी, और हो सकता है कभी भी डांट भी देती है कि अरे अंकल है, अगर कर दिए कैसा तो इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो इस टाइप का भी होता है। लेकिन आपने कहा कि शहर में और गांव में, ये दो जगहों में से शहर में या अमीर फैमिली में नहीं वो ज्यादा होता है, चाहे गरीब के पास कम होता है। गरीब के पास भी होता है, गांव में भी होता है, लेकिन वो मामले आपके हमारे बीच नहीं आ पाते।
सही सही बात। ये भी हो सकता है कि वो मामले हम तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि जी। वो बच्चे शायद बोलते नहीं है। नहीं है। वो अब्यूज हो रहा है वो समझ ही नहीं पाते कि अब्यूज है। हाँ, एब्यूज है, हाँ हाँ ये हाँ। कर देना कोई एब्यूज है क्या? तो ये बताना जरूरी है बच्चों को कि कहाँ तक कौन सी बातें हैं जो कि गुड टच है, कौन सी बात है जो बैड टच है, जिसको करने पर अगर हमको परेशानी हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए, या 1098 पर फोन करना चाहिए या अपने शिक्षक को, अभिभावक को बताना चाहिए। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है बच्चों में, गांव के बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए वो सामने नहीं आ पाते। हाँ जी जी जी। तो ये मैंने देखा। इसमें एक चीज और आप थोड़ा नोट कीजिएगा, अगर बच्चों ने कह दिया माता पिता को, माता पिता की भी समझ उतनी नहीं है। माता पिता बन जाना बहुत आसान है, दो लोग शादी किया, बच्चा हुआ, अब बच्चा हो गया है, लेकिन क्या आप इससे जिम्मेदार माता पिता हो जाते हैं? मैं नहीं मानती कि होते हैं, क्योंकि जिम्मेदार माता पिता होने के लिए आपकी समझ उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बच्चे को ये एहसास कर पाए। बिल्कुल। बच्ची अगर भाग जाती है तो माता पिता कहते हैं बेटी की गलती है, बेटियां भागती है जी। इस पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बेटी भाग जा रही है। माता ने कभी समझने की कोशिश की कि बेटी को दोस्त बना के देखते हैं हम, पिता ने समझने की कोशिश की कि बेटा को दोस्त बना के देखते हैं। तो जैसे ही हम दोस्ती करेंगे अपने बच्चों से, वो सेक्सुअल अब्यूज वाली बात कहने की हिम्मत कर पाएगा। बट हम वो इतना दायरा बना दिया हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ कि वो बच्चा कह ही नहीं पाता हमसे। बिल्कुल। और मैं तो कहना चाहूंगा कि बाल शोषण की बात हो और उसमें अगर रिपोर्ट देखा जाए तो 100 में से 80 ऐसे मामले होते हैं जो आसपास के लोगों द्वारा किया जाता है, और 80 में से ऐसे 50 केस होते हैं जो कि उनके रिश्तेदार, अगल बगल, आस पड़ोस के लोग होते हैं। तो ये बड़ा भयावह स्थिति है। आप इसे कैसे समझती हैं कि इसको कैसे जागरूक किया जाए बच्चों को कि इस तरीके के घटना को वो बड़ी मतलब अपने अभिभावक या कहीं उचित जगह पर, प्लेटफॉर्म पर वो रख सके? देखिए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बाल मजदूर और जितने क्राइम्स है, जितने गलत चीजें हैं दुनिया में, उसमें सबसे घटिया अगर कुछ है तो वो यही है। क्योंकि ये ऐसी चीज है, किसी बच्ची का रेप हुआ, घटना पता चली, किसी बच्चे के साथ जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, वो घटना दब गई। एक घटना आपके मतलब सामने आया था और आपने शेयर भी किया था और हॉस्पिटल तक हम लोग गए थे। बहुत अच्छा, आपको याद है? हाँ, और वो घटना था उस एक कितना साल 45 साल। हाँ, हम अब तो उसके सूत्रधार है भाई, हम लोग उसमें मतलब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट थी हमारी। जी, और 11-12 साल की वो लड़की थी और 45 साल का वो आदमी था। हाँ, वो बलात्कार, वो चाचा उसका निकला। ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये याद तो है आपके जहन में कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की उसके लिए। जी। अच्छा, वो याद कीजिए तो वो वक्त, वो बच्ची के दिमाग में अभी भी मुझसे बात होती है, बच्ची बड़ी हो गई। आपको तो याद भी होगा कि वो महज 11 साल की शायद वो लड़की थी, हॉस्पिटल में दौड़ भाग की है, कितनी मेहनत की हम लोगों ने, सदर हॉस्पिटल से दौड़ना, यहाँ वहां दौड़ के हम लोगों ने बहुत मेहनत की। अंत में वो आदमी आज तो बेल पे ही है, वो इंसान, मुझे खबर मिलती रहती है मुझे। और दुख इस बात का है कि वो बच्ची अभी भी ट्रॉमा से निकली नहीं है बाहर, वो आज भी बात करती है, बच्ची तो सहम जाती है। और कहीं ना कहीं उसके मतलब मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा होगा। असर पड़ता है। जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, जो कह नहीं पाता है, गहरा असर पड़ता है। एक महिला ऐसी है कि उसको उजला जूता से डर लगता है, डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि उतना डर क्यों जाती है। बहुत एनालिसिस, बहुत साइकोथेरेपी देने के बाद, थेरेपी देते देते समझ में आया कि उसको जूता वाला जो आदमी कोई था, उसका रिश्तेदार, वो उसके साथ छोटे उम्र में अब्यूज करता था, और वो इतना गहरा असर पड़ा कि वो बहुत बड़े होने तक भी उसके जहन में था वो हो गया उसके साथ। जी। और ये बड़ी भयावह स्थिति है, इसको आखिर बदलाव कैसे लाया जाए? लोग कोई नैतिक पतन तो हो ही चुका है, जी। लेकिन हमारे आसपास, मतलब हमारे परिवार या रिश्तेदार, बड़ा परिवार में तो ये ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे मतलब चाचा के भाई, फलना चिल्ला, जो अगल बगल के लोग हैं, उनके द्वारा ही एब्यूज होते हैं बच्चे, और लेकिन वो कह नहीं पाते किसी को, अब कहने भी जाए तो किसको। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि 1098 है, वो वहां जरूर रखे अपनी बात को। वो भी नहीं होता, माँ को कहे कम से कम, माँ तो ज्यादा समझती है, माता ज्यादा समय देती है। जरूर। और शिक्षक
भी वो भी आपके कहें, बहुत बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक सबसे को अच्छा कहें, हाँ हाँ तरीका है। हाँ हाँ। और हम शिक्षकों को भी कहेंगे कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे आकर बोले तो उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से मदद लेकर उसका कुछ निदान जरूर करना और चाहिए। निदान करना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। संवेदनशील शिक्षक दूसरा है, भगवान हाँ है हाँ बच्चों हाँ के लिए। जी और वो अगर सिर्फ जॉब कर रहे हैं, नौकरी सिर्फ कर रहे हैं, तो जी फिर काम नहीं चलेगा। उनको जी संवेदनशील ज्यादा होने की जरूरत है बाकी बिल्कुल प्रोफेशन से। बिल्कुल। और अगला टॉपिक मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या जी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम्म लोग लिंग के बारे में पता करके और उसको अंदर ही खत्म कर देना चाहते हैं। हम्म वो जैसे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता करवा लेते हैं कि ये कौन सा किस बच्चा, जेंडर का है, हाँ क्या उसका वो सेक्स है, लड़की हाँ जी हाँ है जी या हाँ जी। लड़का है। अगर लड़की है तो उसको मार दो। हम्म। इस समस्या को आप कैसे लेते हैं? इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? ये जो समस्या है ना, उसका सबसे ज्यादा जड़ जो है वो कनेक्टेड होता है दहेज से। आप जोड़िए उसको, ये जी सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है दहेज से। जी इतना मटेरियलिस्टिक हम हो गए हैं कि अपने बेटे का विवाह करने के लिए भी बिजनेस ही करते हैं। बेटों को बेचते हैं और वो हम दामाद खरीद रहे हैं। बिजनेस तो हमारा वही चल रहा है, और इसी बिजनेस का सबसे मेन जो रूट है वो भ्रूण हत्या पे जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जब भ्रूण हत्या 1994 में उसका एक्ट जो बना है वो बना, और साथ में एक नारा भी लगा सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी तो बेटी तो हम बचा रहे हैं, लेकिन हमको तो आइडिया ही नहीं कि बेटी बचा किससे रहे हैं। जी एक्चुअली बेटियों को तो हम अपने ही जो घर के अंदर जो दानव है उन्हीं से बचा रहे हैं। हाँ और बेटी बचा भी लिए, बेटी पढ़ा भी लिए, उसके बाद नौकरी करने नहीं दे रहे हैं उसको। तुरंत फिर एक सर्टिफिकेट, एक दामाद खरीद रहे हैं जो सरकारी नौकरी करता हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में वो गैंगमैन ट्रैक में नहीं वो जॉब करता हो, लेकिन उसका दहेज जो हो वो 60-70 लाख रुपए हो, क्योंकि वो सरकारी नौकरी वाला लेवल लगा हुआ है। तो फिर हम दामाद खरीद रहे हैं। वैसा खरीदने के लिए पैसा जमा करना है, तो चाहेंगे पैसा जमा ना करना पड़े, उसके लिए भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सारा कनेक्शन जो है वो दहेज में आके खत्म हो जाता है। अगर ये मानसिकता जो है, बीमार जो हो गए हैं लोग कि सरकारी नौकरी वाला लड़का ही दामाद ही अच्छा होगा, जी तब तो फिर समस्या भ्रूण हत्या कभी खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। हम कितना भी नारा लगा लें हाँ हाँ बेटी बचाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि बेटी बचाओ किससे, मतलब अपने ही लोगों से बेटी बचाना पड़ रहा है। जी जी जी। और जब बेटी पढ़ा भी लिए तो उसको नौकरी करने के लिए भी आप जाने के लिए नहीं भेजने चाहते हैं। तो ये सोच है लोगों की। मैं अपने बारे में भी बताना चाहूंगा। मेरी बहन वो इंजीनियरिंग की, और वो अच्छा, इंजीनियरिंग की? हाँ, बहुत अच्छी और बात। वो गांव की, मतलब मेरे पूरे समाज की वो फर्स्ट लड़की थी जो वो बाहर जाकर पढ़ी, और बहुत अच्छा। पहली लड़की थी। अब बहुत सोचिए, अब इसके लिए हम भी सुनना पड़ता था बहुत अच्छा। कि अरे ये लड़की को इंजीनियरिंग करा रहा है। इंजीनियरिंग करा रहा है, बहका रहा है, क्या क्या करवा रहा है बताइए। आज तक कोई हम लोग के समाज में गया है बताइए, इनका जा रहा है। तो वो अच्छा चीज को भी बुरे ढंग से कर रहे बुरे थे। ढंग से कर रहे हैं, सही बात। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही समाज से ही, परिवार से ही लोग निगेटिव सोच बनाना शुरू कर देते कि बेटी हुआ है तो यानी अभी से ही तुम तैयारी कर दो भाई, पैसा बचाओ। पैसा बचाओ। हाँ, क्योंकि एक दिन उसको दहेज देना है आपको। नौकरी वाला लड़का ढूंढना है। हाँ, और मैंने दहेज मुक्त विवाह उनका हुआ, मेरी बहन का। अच्छा, और दहेज मुक्त विवाह हुआ। जी, वाह। और जो मतलब उनके हस्बैंड हुए वो भी सेम जॉब में थे, ये भी अच्छा, सेम अच्छा, जॉब में, बहुत अच्छा। और दोनों बेंगलोर में बहुत हैं अच्छा। और वहीं पे रह रहे हैं। बहुत तो ये अच्छी बात है ना, बहुत अपने अच्छी बच्ची बात है। बच्ची को भी पढ़ाइए और उस लायक बनाइए कि आपको दहेज देने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच कहीं ना कहीं समाज सबको में होने की जरूरत है गई। अपने जी समाज में। जी बिल्कुल। जैसे कि आप वर्कशॉप करती हैं और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सीपेट में या मैनेजमेंट में जाती हैं, तो आखिर उस वर्कशॉप में आप क्या करती हैं? क्या सब्जेक्ट होता है जो बच्चों के साथ आप करती हैं? खास करके MSW के जो बच्चे हैं, जो बच्चा हाँ। मास्टर्स कर रहे हैं सोशल वर्क में, जी। हम आप बिना कोई कोर्स किए हैं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पागलपन कहे या जिद कहे लोगों की मदद करने की, बच्चों की खास करके। तो ये जो बच्चे हैं, इनके दिमाग में भी बहुत ही प्रोफेशनलिज्म तरीके से चल रहा है कि हम मास्टर्स कर लिए, PG कर लिया सोशल वर्क से, समाज सेवा से, तब हमको AC वाला कमरा मिलेगा, कोई जॉब मिलेगा, जबकि ये जॉब ऐसा है ही नहीं। ये जॉब है गाँव में रहने का। जी आपके गाँवों में बाल मजदूरी, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, इन सब चीजों के ऊपर अवेयरनेस करना है। और ये अवेयरनेस तो AC वाले कमरों में होगी नहीं।
तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये मोटिवेशन की जरूरत है कि आपका जो काम है वो बाकी कामों से अलग है। आपके गाँव में जाना है, आपको गाँव में रहना है, जी। इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो भी रहना है। तो मेरा ये पूरा पूरा ये रहता है कि जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं सोशल वर्क में, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो पाए समाज सेवा के प्रति। जी। क्योंकि सिर्फ मैं ही अकेला चलो रे करूंगी तो नहीं होगा, दिया जलना चाहिए चारों तरफ। तो मेरी ये कोशिश रहती है। तो इसलिए मैं स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर होटल मैनेजमेंट में भी हमने गए, हमने वहाँ भी वर्कशॉप किया है बच्चों के बीच, सीपेट में भी किया है हम लोगों ने। तो हमारा ये चल रहा होता है वहाँ मेनली आप अवेयरनेस के लिए हाँ, और हाँ। उनको बताती होंगी कि क्या है सामाजिक स्थिति, चाहे हम लोग ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे वो काम करना है उन लोगों के बीच। जी। क्योंकि उनके बीच काम करने के लिए आप वो मेंटल स्टेटस नहीं ले आ सकते, एसी वाला मेंटल स्टेटस नहीं ला सकते, उनके जैसा बात करना होता है। अगर आप गए और इंग्लिश में बात कीजिएगा तो वो आपसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे। या फिर आप गए और हिंदी में बात कीजिएगा, का हो कैसा नाता, वो बोलना पड़ेगा आपको वहां जाके। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों के बीच ये हम कर सकेंगे जी। और मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे मासिक धर्म या पीरियड के समय में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ ऐसा जो उनको नुकसान न करे, और जो सैनिटरी पैड है उसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। ये खास करके स्कूल्स में हम लोगों ने ज्यादा हमारी कोशिश रही, स्कूल्स में और स्लम्स में जी। क्योंकि स्लम्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सैनिटरी पैड प्रायोरिटी नहीं है चीजों में। राशन का सामान सब आएगा, राशन की हर चीज आएगी, बट सैनिटरी पैड उसमें नहीं आता है। उनके लिए जो स्लम के जो लोग हैं उनके लिए गुटखा जरूरी है। तो गुटखा खा रहे हैं वो जरूरी है, सैनिटरी पैड जरूरी नहीं है। सच्चाई यही है, अभी भी है ये चीज। भले ही कितना भी अवेयरनेस अक्षय कुमार चला चुके हैं इसके ऊपर, है ना, धूम्रपान के ऊपर फिल्म भी चल चुका है मेरे ख्याल से, पैडमैन, हाँ पैडमैन फिल्म भी चल चुका है। लेकिन ये एक्चुअली खत्म नहीं हुआ अभी तक। अभी भी राशन में सैनिटरी पैड नहीं होता है, जबकि मैं मानती हूँ कि राशन में सैनिटरी पैड मैंडेटरी होना चाहिए। तो हमारा ये अवेयरनेस रहता है कि बच्चों को कि हम बता पाए कि अगर आप पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या बीमारियां होंगी, फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, है ना, ये सारे चीजों की जानकारी उनको दी जाती है। और कोशिश रहती है कि सैनिटरी पैड भी उनको हम वितरण कर सके। यहाँ तक कि ये भी कोशिश रहती है कि सैनिटरी पैड जो सस्ते में मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, मोदी जी का कोई एक ये है जिसमें ये सैनिटरी पैड बहुत कम में मिलता है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ अभी, बट वहां भी अब बच्चों उनको अवेयर किया जाता है कि यहाँ से सस्ते में आप पैड ले सकते हैं ताकि वो इस्तेमाल करें और वो राशन में मैंडेटरी हो। हाँ, कुछ स्कूलों में भी अब दिया जाता है बच्चों को, जो हाई स्कूल की छात्राएं हैं उनको भी स्कूल के माध्यम से मिलता है। और आखिर इसके नुकसान बहुत है, आपने बताया भी कि वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया है, उससे फिर रोग और बढ़ जाएगा और उनको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अभी भी हम देखते हैं कि कपड़ा का यूज करना, चाहे इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है लोगों के लिए। तो आखिर इसको कैसे अवेयर किया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि कोई अब टीवी माध्यम है, चाहे ये माध्यम है, उसके अलावे भी हम आज बात कर रहे हैं तो इससे भी बहुत लोग जागरूक हो रहे होंगे, देखेंगे तो जाहिर है कि इसको मतलब छोटे में ना ले, ये बहुत गंभीर विषय है, गुटखा से तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और इसको जरूर करना चाहिए। और अभी हमने देखा कई घटना जो कि टीवी पर हम सोनम रघुवंशी और आप सौरभ मुस्कान का जो ब्लू बैग, ये क्या कहते हैं, ड्रम्स जो था, वो ऐसा केस आया जो कि अपने पति को ही मार दे रहे हैं महिलाएं। तो इससे पुरुष समाज बड़ा डरा हुआ है। अच्छा। तो पता नहीं उनको बड़ा सवाल, बड़ा ही आपका मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत चल रहा है। हाँ, मैंने इतना डरा हुआ है कि अब वो सोच रहे हैं कि मैं शादी करूं तो क्या ऐसा देखूं जो हम पता लगा सके कि भाई हमारी माने होने वाली पत्नी वैसा वायलेंट नहीं है, चाहे उसके मन में क्या चल रहा है, चाहे पूर्व से इसका कोई अफेयर तो नहीं है। तो उनके मन में बड़ा डर बन गया है। और ये 2-4 घटनाएं हाल फिलहाल लगातार में हुई है। तो आप इसको कैसे देखती हैं, आप इसमें क्या कहना चाहिए, किन किन सावधानी को बरतना चाहिए शादी से पहले, या लड़कों को क्या ध्यान देना चाहिए? मैं तो कहूँगी सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी। अच्छा। क्योंकि ज्यादा अत्याचार आज तक पूर्व से लेके अभी तक लड़कियों के साथ ही हुआ है। 2-4 घटनाएं हो गई हैं प्रोपेगेंडा की तरह से उसको फैलाया जा रहा है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप शर्ट खरीदने जाते हैं मॉल में, तो क्या शर्ट आपको दुकान वाला देता है? अब तो जमाना बदल गया, अब तो पहले दुकानों में जाते थे, अब हम मॉल्स में जाते हैं जहाँ लगा रहता है, आपका बुफे लगा रहता है, आपको चुनना है। तो शर्ट खरीदने जाते हैं तो आप मॉल प्रीफर करते हैं दुकान के बजाय। जी। अब जमाना बदल गया। लेकिन विवाह करते हैं तो जो दो पावर है, एक लड़की की तरफ से पावर एक होता है, फैमिली वाला पावर, एक लड़की की तरफ से पावर होता है, दोनों मिला देता है, आप मिल लेते हैं। न लड़के वाले को फुर्सत है जानने के लड़की के मन में क्या चल रहा है, न लड़की वाले को मन में जानने की समय कि मेरी बेटी के मन में क्या चल रहा है या मेरे बेटे के मन में क्या चल रहा है। दो पावर मिलके आपको करा दिया, और आप भी दहेज के लालच में लड़की, दोनों को पक्ष की बात में कर, एक को लड़की बेचना है, एक को खरीदना, लड़का बेचना है, एक को खरीदना है। फैक्ट तो ये है कि बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। अब बिजनेस में आप ये उम्मीद कर बैठे, कोई लड़का बेचारा मारा तो भी जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो, कि वो अपनी चॉइस देने बोल नहीं सकता है माता पिता को, क्योंकि उनकी कृतज्ञता के तले दबा हुआ है, क्योंकि अपनी पसंद कह नहीं सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको तो जो दिया है वो करना होगा जी। अब आप सोचिए कि जब हम शर्ट चूज करते हैं, हमको क्या ये अधिकार नहीं अपने पसंद का करियर चुनने का? क्या हमको ये अधिकार नहीं है अपने पसंद की लड़की चुनने का? या क्या ये हमको अधिकार नहीं है अपने पसंद का किसी काम को चुनने का? बिल्कुल है, अधिकार तो है, लेकिन फैक्ट क्या है? क्या अपने माता पिता अपनी मर्जी अपने बच्चों पे नहीं थोपते हैं? अगर बगल वाला शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन रहा है तो क्या माता पिता नहीं कहते हैं कि तुम भी इंजीनियरिंग करो, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, फिल्म नहीं कर सकते हो तुम? हाँ, दबाव बनाते हैं। सेम चीज उस केस में भी हुआ होगा, क्योंकि हम सभी लोगों ने क्या किया, न्यूज, ये जो रील्स की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया में सभी लोग जज बन गए। हम लोग, लड़की की कहानी हमको कुछ नहीं पता, फैक्ट ये है जो स्क्रीन पे दिखा होगा हमको माना कि हाँ यही हुआ होगा, फैक्ट कोई नहीं जानता है। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई थी, पूरा का पूरा ब्लेम रिया चक्रवर्ती पे डाला गया था। हाँ, और पहले से ही, मतलब वो कोर्ट में जाने से पहले ही मीडिया ने उसको घोषित कर दिया कि यही मर्डर है, और अजीब अजीब तरीके से कि उसको जीना मुश्किल हो गया। आज कोर्ट ने उसको पूरी तरह से ये किया कि वो दोष मुक्त है, वो सच यही था। अब दोष मुक्त, उस वक्त उस लड़की के ट्रॉमा में क्या गुजरा होगा? मैं ये कह रही हूँ जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता फैक्ट क्या है। ये तो जरूर हुआ होगा कि उस घटना से पहले उस बेटी के माता पिता ने अपनी बेटी के मन को नहीं जाना होगा। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल हमें जानना चाहिए विवाह से पहले कि बेटी का मन क्या है। हमें जानना चाहिए विवाह से पहले कि हमारी होने वाली पत्नी का मन क्या है। या हम लड़की देखने जाते हैं तो सिर्फ ये पूछते हैं कि खाना बनाने आता कितना है, रोटी आलू दाल सब करते हैं, जैसे लगता है काम वाली बाई ढूंढ रहे हैं विवाह में जी। लड़की नहीं ढूंढ रहे हैं हम, काम वाली बाई ढूंढ रहे हैं जो खाना बना के देगी। और हम फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका मन कुछ नहीं हो रहा होगा, उसके मन में कुछ होगा जो हम सबको जानने की जरूरत है, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो जी। तो ये कमी है विवाह करने से पहले जी। और हम समझते हैं कि लड़की की माँ जरूर जानती है कि मेरा बेटी का किसी से अफेयर है या कोई जरूर इसका संबंध है, तो उसके अनुसार उसको सोचना चाहिए, एग्जैक्टली सोचना चाहिए, ये बात करना चाहिए था। हाँ, और जबरन किसी की शादी कर देना, तो फिर तो ऐसी घटनाएं आपको और भी देखने को मिलेगा। वो लड़का पक्ष भी हो सकता है, लड़का भी लड़कियों को मार दे रहा है या दहेज के लिए, बहुत सारी आज भी है घटना, खत्म नहीं हुई है। तो हम समझते हैं कि जब शादी करने जाए तो दोनों को बात करने का छूट दिया जाए जानने का भी। खाली खाना बनाना कितना कमाते हो दो सवाल नहीं होना चाहिए, तुम कितना कमा लेते हो और तुम क्या बनाती हो, ये सवाल के अलावा भी जीवन कैसे जीना है इसके ऊपर दोनों को चर्चा करनी चाहिए जी। मटेरियलिस्टिक नहीं होने की जरूरत है, कम से कम वो दोनों बात करके ये डिसाइड तो कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और हमारे ऊपर दबाव है, हम तो नहीं बोल सकते कि तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, तुम ही हमको काट दो कि नहीं हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, तो कम से कम हम तो बच जाएंगे और हम कहीं और शादी कर सकते हैं। सिंपल सी बात देखिए ना, अभी सरकार ने कहा इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसे देती है जी। दो अलग अलग जाति के लोग दो विवाह करें तो सरकार आपको पैसे देगी। इसका मतलब है सरकार समझ रही है कि इंटरकास्ट मैरिज जरूरी है। समाज नहीं समझ रहा है, ऑनर किलिंग हो रहा है, फैक्ट है कि हो रहा है, हम जबरन विवाह कराते हैं अपनी बेटियों को। अब ये सोचने वाली बात है कि हम विरोधाभास तो हैं, समाज कुछ और चाह रहा है, कानून कुछ और चाह रहा है और हम कुछ और चाह रहे हैं। तो जरूरत है हमें कि हम भी थोड़े बात करें। माताओं को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी बेटियों से बात करने की, बिल्कुल सहेली बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और माँ चाहे तो इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है जी जी। अगर माँ चाह जाए कि नहीं मेरी बच्ची का किसी से संबंध है तो हम उसको एक्सेप्ट करें, अगर वो अच्छा लड़का है तो हम उसकी शादी कर दें। और हम ये भी देखे हैं जो जिससे बॉयफ्रेंड है जो वो जिससे शादी हुई है उससे वो देखने में तो
बेकार सा ही लगा हमको, है ना। जो शादी हुई वो लड़का ज्यादा स्मार्ट है, आपका बॉयफ्रेंड देखने में भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं, चाहे आप मारने मरने को तैयार हैं। अब सोनम का जो ये था मैटर, उसमें तो हमने देखा कि वो राजा रघुवंशी को साथ में ले जाकर फिर उसको कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको मरवाया गया। तो यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात थी, वो जो लड़की है, मैं तो बहुत ज्यादा जान नहीं रही, थोड़ा सा मैंने देखा है इधर उधर करके, तो एक चीज समझने की चीज है, वो जो भी कोई भी लड़की जो थी वो मेंटली डिस्टर्ब थी, फैक्ट है। सब कुछ आप जान रहे थे, सबको पता था कि आपका जब बच्चा का जो व्यवहार होता है, जो घर में जो सदस्य है उसका जो व्यवहार से आप नोटिस कर सकते हैं, उसके बावजूद आपने चीजों को होने दिया, वहां तक जाने दिया, रोका नहीं। मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति ही कोई ड्रम ये वो कर सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी किसी का खून देख के बेहोश हो जाए। मेंटली डिस्टर्ब था, मेंटली इल था, तभी वो कोई ऐसा घटना अंजाम दिया, और सबको मालूम था या सबने ऑब्जर्व नहीं किया। ये बहुत जरूरी था कि ऑब्जर्व किया जाना चाहिए था। ये दुखद है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप किसी को इस तरीके से हमेशा के लिए खत्म कर देना, मार देना, ये कोई चीज का सलूशन नहीं हो सकता। और अगर कोई समस्या है तो आप प्लेटफॉर्म पर आकर बोलिए ना, अपने माँ बाप को बोलिए कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे हमको ये लड़का पसंद नहीं है, हमको ये लड़का पसंद है। तो नहीं बोलना, कम्युनिकेशन गैप भी ऐसे ऐसे। लेकिन आपने जो बात कही कि नहीं बोलना, एक दिक्कत उनके साथ नहीं, दिक्कत इनके साथ है, माता पिता के साथ। यही नहीं बोलने देते हैं, इतना ना बन के ऐसा बना के रखा है कि यहाँ पे आने ही नहीं देते हैं कि आप हमसे एक कुर्सी पे आके एक जगह बैठ के बात करो। ये हो जाएगा तो क्या सबको लगता है बच्चे नहीं कहेंगे? जरूर कहेंगे। हमने ही ऐसा बना दिया कि माता पिता है। अच्छा आप ही सोच के बताइए, क्या माता पिता मशीन है हमेशा सही करने के? वो तो मशीन इंसान है, उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनके फैसले गलत हो सकते हैं। अगर हम ये ना समझ पाए कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तब तो फिर हम भगवान ही बन गए। फिर यही उनको करने की जरूरत है, ज्यादा सजग होने की जरूरत माता पिता को। और ये बहुत बड़ा अलार्म है, ये जो घटना एक्चुअली अलार्मिंग घटना है। घटना इसलिए नहीं कि लोग गलत है, ये केस था। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, कारण हम आप ही हैं। हम ही आप इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम सिर्फ बस मतलब होता है ना, ऑब्जेक्टिव चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमें बात करने की जरूरत है। आजकल बातचीत कम हो गई, मोबाइल ज्यादा हो गया है। हाँ, पहले होता था कि खाना है तो पूरा परिवार मिलकर बैठकर खा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, कोई मुद्दा है तो उस पर बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब मोबाइल ने सबको खत्म कर दिया। आप देखेंगे एक ही घर में 4 लोग बैठे हैं तो चारों मोबाइल निकाल के सिर्फ ये कर रहे हैं, बगल में बैठ के। हाँ, तो बड़ा अजीब दृश्य देखने को मिलता है। पहले था कि हम नानी घर गए तो सब मिल के बैठ के बात करते थे, चाहे कोई बात पे चर्चा होती थी। अब कहीं आप चले जाइए, उधर मामा लेकर बैठे हैं, इधर भाई लेकर बैठा है, तो बात किससे? तो क्यों आए हो भाई, आने का क्या मतलब? तो ये थोड़ा बदलाव हो चुका है समाज में। लेकिन इसमें भी आप एक रखना चाहिए जो आपस एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की भावना की कद्र करे, और जहाँ पे जरूरत हो इम्प्लीमेंट भी करे। और कुछ ना करे तो बात ही कर ले कम से कम। वो भी काफी, उसे भी समझ लेंगे एक दूसरे को, थोड़ा थोड़ा तो समझ ही लेते हैं बात करने से। और तब ऐसी घटनाएं नहीं होगी। अच्छा, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी ब्रेकअप हो गया, आज के समय में मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी ब्रेकअप हो गया तो ब्लैकमेल की स्थिति आ जाती है कि नहीं मैं तुम्हारा वीडियो जो हूँ तुम्हारे पापा को दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चाहे बहुत तरीके का उन पर प्रेशर बनाया जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे में लड़की को या लड़के को, लड़के के साथ भी होता होगा कभी कभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही ब्लैकमेलिंग होता है, लड़के के साथ भी होता होगा कि अब अगर किए तुम दूसरे से शादी कर रहे हो तो हम वहां वाले को दिखा देंगे चाहिए। आप इसे कैसे देखती हैं, और उसमें सावधानी क्या बरती जाए, और लड़के या लड़कियां को क्या करना चाहिए जो उनके साथ ऐसा ना हो?
देखिए, सबसे पहले तो ये घटना जो आप बता रहे हैं, ये हाल ही में मैंने केस डील किया है, अच्छा। लीगल केस डील किया है। सेम घटना हुई है कि लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल किया, चूंकि वीडियो कॉल पे दोनों अपना कन्वर्सेशन जो भी कर रहे थे वो सारा चैट स्क्रीनशॉट कर लिया, और स्क्रीनशॉट करके वो उसको धमकी दे रहा है कि शादी हो गई लड़की की, तुम्हारे पति को दिखा हम दिखा दूंगा, देंगे। हाँ तुम मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। हाँ। और फाइनली वो दिखा भी दिया, अच्छा। पति ने छोड़ दिया। अच्छा। अब घर बाके छोड़ के चला गया उसको, क्योंकि स्क्रीनशॉट दिखा दिया, उसको भेज दिया उसने। अच्छा। हमने बुला के उस लड़की की काउंसलिंग की, हालांकि घर तो टूट गया ना, उस लड़की का घर टूट गया उसके इस व्यवहार से। काउंसलिंग की और हमने समझाया कि देखो, ये घटना जो आप कह रहे हैं ये है, ये घटना हो रही है। बच्चों के साथ क्या दिक्कत हो रही है, खास करके जो बच्चे मैच्योर नहीं हुए, जो अभी मोबाइल के जमाने में प्यार कर रहे हैं। अभी आप ठीक से खुद को समझ नहीं पा रहे और प्यार करने लग गए। अभी पहले खुद को समझिए हमें पसंद क्या है। आपको तो पता ही नहीं कि आपको पसंद क्या है, कौन लड़की पसंद है, इस चीज को समझने के लिए लड़की होना चाहिए, बस लड़की होना चाहिए। लड़की पसंद है कोई आपको, इसके लिए आपको भी तो ये समझना होगा कि हमको कौन सा शर्ट पसंद आता है। आपको तो घर वाले चुन के दे रहे हैं सब कुछ, नौकरी वो कह रहे हैं ये करो तो आप कर ले रहे हैं, कह रहे हैं ये करो तो आप कर ले रहे हैं। तो जब आप इस चीजों में फंस जा रहे हैं, जब आपको समझ नहीं है, तो जो ये जो रील है या ये जो वेबसाइट्स है, ये ना आपको हाफ कुक्ड चीजें देते हैं, हाफ आधा पका हुआ। ये हम लोग ना जब बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज का जो अवेयरनेस करते हैं उसमें भी हम बताते हैं बच्चों को कि हाफ कुक्ड देते हैं। जैसे रील में कुछ देखा, उसको लगा ये सच है, रील का जो घटना है वो फेक है, दिखा रहा है, बट आपको लगा कि ऐसा हुआ होगा। ये आप सेम चीज एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जी। इसी की वजह से कई बार बच्चों के साथ जो पॉक्सो का जो केस होता है सबसे ज्यादा आता है, उसका रीजन यही है कि छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं मोबाइल में देख के, जबकि वो मोबाइल में जो दिख रहा है वो झूठ है, वो सिर्फ व्यूअर बढ़ाने के लिए वो दिखा रहा है जो आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। सेम चीज वही इसके साथ भी है। ये लड़कियों को क्या है कि पता नहीं अपने बारे में कि हमको कितना प्राइवेसी रखना है, किसी से बात कर रहे हैं किसी लड़के से, तो लड़कों को नहीं पता कि कितना प्राइवेसी रखना है या किसी के प्राइवेसी की कितना रिस्पेक्ट करना है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ किताब पढ़ाएं, टॉपर बनाए और इंसान ना बनाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर हमने अपने बेटे को इंसान नहीं बनाया तभी तो ये चीज हो रही है जी। हम सिर्फ बेटे को मशीन बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं जो पैसे कमा के हमें देगा। तो कल को ये घटना के, कल को बहुत घटनाएं ऐसी होंगी जहां माता पिता को बच्चे छोड़ देंगे, विदेश इसी अकाउंट में पैसे भेजेंगे, खर्चा चलाइए, बुढ़ापे में नहीं देखेंगे आपको, क्योंकि हमने इंसान बनाना पे ध्यान नहीं दिया, टॉपर बनाने पे ध्यान दिया, हमने नौकरी करने पे ध्यान दिया। तो मुझे लगता है इसका रीजन ये भी है। और नैतिकता का पतन हो रहा है। मैं तो पहले देखता था कि नैतिक शिक्षा की मॉरल साइंस, हाँ, बच्चों किताबें चलती थी जी, ठीक है ना। हम लोग के स्कूल में वो किताबें होती थी और एक घंटी होता था जिसमें पीरियड में बताया जाता था, हाँ, और उस पर उस पाठ का मतलब प्रश्नोत्तरी, चाहे क्वेश्चन आंसर, चाहे पूछताछ, चाहे कन्वर्सेशन, डिस्कशन, ये सब होता था। बहुत एक चीज मैं जोड़ूंगी इसमें, हाँ, आपको आपने कहा होता था, हाँ, हमारे स्कूल में भी होता था जी। मैं अरुणाचल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ स्कूल में ना शनिवार का दिन होता था कि घास काटना है आपको। अच्छा। वो घास काटने पे नंबर मिलता था। अच्छा। तो ये भी होता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको बाहर का काम करना है जी, पढ़ने के अलावा। लेकिन अब इन किताबों को अब देखने को नहीं मिलता। आप देखिएगा कि नैतिक शिक्षा की किताबें गायब हो गई। और कोई जरूरी नहीं है कि नैतिक शिक्षा की किताबें हो तभी हम नैतिकता सीखेंगे। हम अपने आसपास के उदाहरण को देखकर, चाहे बहुत ऐसी बातें हैं जिसको आप अवलोकन करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों में भी ये चीज अब फास्टनेस ज्यादा हो गया है, अब इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं रखते और वो नैतिकता कमी आ रही है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती है। और मैं इस प्रश्न के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में पूरा हिस्ट्री जाने, और तुरंत आपको खुलने की जरूरत नहीं है, तुरंत मोबाइल वीडियो बनाना ये सब करना, हाँ, तो फास्ट नहीं भागिए। हम तो पहले देखते थे कि अगर कोई बॉयफ्रेंड बना या गर्लफ्रेंड तो सालों लग जाते थे उनको आपस में मिलने में। हाँ, और हम लोग के जमाने की बात है, हाँ, सिर्फ चिट्ठी लिखकर और मिलते थे। लेकिन अब तो 1-2 दिन में लोग बहुत क्लोज हो जा रहे हैं जी। और ये भी एक आजकल उसका नाम सिचुएशनशिप दे दिया हम लोगों ने। बस फेसबुक पर मिले, 2-4 बार चैट किए, बस उसके बाद डेटिंग होने लगा। तो अब का ये स्थिति आ गया। लेकिन पहले का था कि 1 साल लगता था एक दूसरे को
देखते देखते तब एक दूसरे को क्या बोलते हैं, पसंद कर रहे हाँ, बोलने में जी हाँ उनको समय लगता था, जी जी लेकिन फास्ट हो गए तो कहीं ना कहीं लड़के और इसीलिए लड़की फंस जा रहे हैं, ज्यादा ही फास्ट हो गए जी बिना कैलकुलेट मेच्योरिटी ये किए हुए हाँ बिना किसी के बारे में हाँ जाने, समझे समझे और उनका मकसद होता है कि चलो कुछ ऐसा फुटेज ले लेते हैं जो हमेशा ये मेरी उंगलियों पर ब्लैकमेल नाचते करेंगे रहे, हाँ हाँ, हाँ हाँ और उनको ब्लैकमेल। ब्लैकमेल लेकिन करेंगे अगर ऐसा कोई ले ले तो उनको क्या करना चाहिए? साइबर अपराध है ये एक्चुअली अपराध तुरंत है वो ये केस अपराध के करना, श्रेणी में आता है तुरंत वो केस करे वो 1098 पे भी कॉल करके बता सकता है या किसी भी तरीके से वो मदद ले सकता है और मुझे तो बिल्कुल कॉल करे अच्छा मैं तो ये कहूंगी कि मेरा नंबर मैं पब्लिश कर दूं आप मेरा नंबर तो ऐसे भी गूगल पे भी आप अगर सर्च करें सरिता राय बिहार अगर इतना ही सर्च करें तो वो आएगा मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट आएगा मुझे तुरंत कॉल करें मैं तो यूं ही मदद कर रही हूँ मेरी लीगल फर्म में बच्चों को रेप विक्टिम्स के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बच्चियों की मदद करती हूँ ऐसे केसेस में तो तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है जी, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके का आपको समस्या है या कोई लड़की हो जो जिनको इस तरीके का ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो आप हम लोग से संपर्क कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। सरिता राय जी हैं, जी उनसे संपर्क करिए। मैं भी आपकी मदद करने के लिए जी जी हमेशा खड़ा हूँ। और ये घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और लोगों की मेंटलिटी चेंज हो। और हम बच्चों को भी कहेंगे कि ज़्यादा फास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानिए, तब एक दूसरे को जी मतलब आगे बढ़िए, मिलिए हम्म, और पढ़ाई को ज़्यादा फोकस रखिए। जब आप कैरियर बना लेंगे तो वैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां आपको मिलेंगे। हम्म, और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अश्लीलता देखा जाए हम्म, तो हमारे टीवी से ही शुरुआत हो जाती है। हम्म, आप अगर देख रहे हैं हम्म, टीवी पर हम्म, कोई ऐड आ रहा है हम्म, तो गंजी का प्रचार है, उसमें लड़की का आना क्या जरूर है। साबुन है तो ऐसे ही मतलब दृश्य दिखाए जाते हैं जो कि लोग अट्रैक्ट हो। हम्म। तो अश्लीलता वहां ही से ही शुरुआत हो जा रही है, जबकि उस पर कैंची लगाने वाला कोई नहीं। लेकिन एक दिक्कत है ना उसमें जो हाँ अश्लीलता फैला रहा है जैसे आपका पॉडकास्ट चल रहा है हाँ हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं हाँ तो हमारा व्यूवर कम होगा हाँ हम लोग कंट्रोवर्शियल बातें कर दे बट हाँ तुरंत व्यूवरशिप बढ़ जाएगा हाँ जो देखने वाले लोग हैं इतने चालाक है कि वो भी वही चुनते हैं जो नहीं हो चुनना चाहिए उनको देखने के लिए अच्छी बातें करेंगे तो लोग आपको नहीं देखेंगे नहीं भगाएंगे देखेंगे। आपको स्क्रॉल कर देंगे हाँ हाँ अब बुरी बातें करो तो इतना के 50 के 60 के उनका व्यूवरशिप बढ़ जाता है तो ये जो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स है उन्हें भी पता है कि लोगों को क्या चाहिए चाहिए। हम चाहना तो बंद करके देखे हम्म, अभी कोई अश्लील भोजपुरी गाना लगा दे रहा है इतना फेमस हो रहा है कि पूजा में भी डीजे पे वो गाना बजा दे रहा है जो नहीं हाँ बजना चाहिए हाँ आप पूजा छोड़ के अब जैसे बोल बम है मैंने इधर इधर मैंने एक वायरल रील देखा कि बोल बम में आपको भक्ति करना था भक्ति के नाम पे आप लड़की को ट्रैक्टर पे खड़ा करा के आप नचवा रहे हैं और आप भक्ति की बात कर रहे हैं और वो व्यूअर्स बहुत गया वो व्यूज बढ़े उसके कहने का मेरा मतलब ये था कि वो दे रहा है क्योंकि आप ले रहे हैं आप लेना बंद कर दीजिए वो देना बंद कर देगा लेकिन बड़ा ये सिचुएशन हो जाता है जब आप घर में बैठे हैं, फैमिली के साथ कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐड तो आना है और कौन सा ऐड आ जाएगा ये पहले से आपको नहीं मालूम है, और अचानक से एक ऐसा ऐड आ जाएगा जो आप पूरे फैमिली के साथ माने शर्माने वाली बात हो जाती है। तो इस पर सरकार को भी कुछ कदम उठाना चाहिए। कदम तो है बट मुझे लगता है थोड़ा सेक्स एजुकेशन की जरूरत है जैसे मान लीजिए जैसे आपने बात कही ना कि बच्चे क्या करते हैं माता पिता जैसे चैनल चेंज करेंगे वो कोने में जाके वही चीज को फिर से सर्च करें क्या क्यों बदले। हाँ। अब यहाँ जरूरत क्या थी क्योंकि सेक्स एजुकेशन में ये एजुकेशन देना है कि बच्चों को बताना है ताकि वो उनके प्रति उस चीजों के प्रति जो क्यूरियोसिटी होती है जैसे हमने एक घटना देखी कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया उसका मेरा भाई ने क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वही जो वो एड में या फिर जो भी रील में या कुछ भी देखा उसने और क्यूरियोसिटी बढ़ गया चैनल बदल दिया हमने फिर मत देखो गंदी चीज है जैसे ही आप बोलेगा मत देखो वो ज्यादा दिखेगा। तो आपको बताने की जरूरत है कि ये चीज है ये चीजों में अभी टाइम नहीं हुआ तुम्हारा या प्यार करने की अभी उम्र नहीं हुई अभी पढ़ने की उम्र हुई तो हमको बात तो करना पड़ेगा तभी जाके मुझे लगता है कि खत्म हो गया। लेकिन आजकल दिक्कत है कि ना कोई बोल रहा है ना कोई सुन रहा है सब टीवी मोबाइल चला रहा है। हाँ, थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है और अपने बच्चे को भी आप बड़ी करीब से जानिए और उनको अवेयर करिए हर बातों पर। और अगर टीवी फिल्म है तो उनको उतना ही तक सीमित रखिए
और हम मोबाइल के बारे में भी बात करते हैं तो मोबाइल पर इतने सारे कंटेंट है, अच्छा खोजिए, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको बच्चे को ही आप उस तरीके से तैयार कर दीजिए कि उसके हाथ में मोबाइल हो तो अच्छी चीज को अच्छी ही चीजों को खोले। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे चाहेंगे वैसा बनाएंगे बच्चे हाँ बच्चे को। क्योंकि मोबाइल भी बहुत चालाक है, एआई है ना, एआई रीड करता है आपके माइंड को, जो आप चाहते हैं वही देगा एआई आपको। हाँ, एक अगर वीडियो देख लीजिएगा तो सेम वैसा ही कंटेंट आने लगा, फिर आपको अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाइएगा। जी। और सरिता राय जी, आप यहाँ आई, बहुत सारे बातें की आपने, खुलकर हर विषय पर, चाहे वो बाल मजदूरी हो, बाल शोषण हो, चाहे यौन शोषण के बारे में भी आपने बातें की। बहुत ऐसी बातें हैं जो लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे होंगे और हमको लगता है कि बहुत सारे दर्शकों के लिए उपयोगी एपिसोड होगा, क्योंकि आपने विभिन्न क्षेत्रों पर बात की है, चाहे वो लड़की की समस्या हो, चाहे एक जो जुड़ा हुआ सामाजिक समस्या हो, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने बात की और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि कम से कम हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। बिल्कुल, और एक पॉजिटिव हम लोग ने कन्वर्सेशन किया है और एक अच्छा सेशन रहा हम लोगों का। आप यहाँ आई, आपको नवगुरु टॉक शो कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा है, इसके बारे में? ये आपका टॉक शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। इतनी क्रिएटिविटी आपने की है तो मैं तो मानती हूँ कि ये निरंतर चलता रहे। जी। लोग अक्सर पॉडकास्ट बहुत हो गया आजकल, पॉडकास्ट खोलते हैं बंद होता है, खोलते हैं बंद होता है, लेकिन आपने इस चीज़ को आगे करते जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ये। दूसरी चीज़ है कि इंसान के अंदर वो लॉ जल रहा है। मैं एक मैसेज भी दूंगी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि इंसानियत का बल्ब जिस व्यक्ति के अंदर जल रहा है वही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहा है। इसका बल्ब थोड़ा थोड़ा फ्यूज हो रहा है, वो धीरे धीरे साइड होता जा रहा है। तो आपका ये जो टॉक शो है ये इसका बल्ब जल रहा है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये बल्ब आगे तक जले और बहुत रोशनी दे, अपने शहर में, देश में इवन रोशनी दे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सार्थक हो पाएगा ये टॉक शो का। जरूर, क्योंकि इंसानियत है कहीं ना कहीं जल रहा है तो वही वो यूज कर रहे हैं हम लोग की कोशिश भी है कि बस उन लोगों को यहाँ पे लाए जो खुलकर बात करे और उन चीजों पर बात हो जो सही में समाज की जरूरत है और जानना जरूरी है। जी। और आपकी बातें जो आज हम लोगों ने की बहुत लोगों के लिए उपयोगी होगा और मैं यही समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर 2-4 लोग 10 लोग अगर इससे प्रभावित हो, प्रेरणा ले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आई, संखा स्टूडियो में आप बैठे हैं, ये शहर का सबसे आधुनिक स्टूडियो जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम मुझे दिख रहा है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे दिखा कुछ तो अलग किया शहर में बहुत जरूरी था। हाँ। इस तरह की चीजों का होना कि कम से कम हम बात कर सके, टेक्निकलिटी की बात करें, क्योंकि हाजीपुर को लोग बड़ा ही, बिहार को ही बड़ा दूसरे दृष्टि से लोग देखते हैं और हम कह सकते हैं गर्व से कि हाँ संखा स्टूडियो है, नवगुरु टॉक्स है, जहाँ पे बात हो रही है, चर्चा हम कर पा रहे हैं उस विषयों पे जिस विषयों पे लोग भागना चाहते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक पहुंचे। ऐसे आप बहुत क्रिएटिव आदमी हैं हर क्षेत्र में हैं आप। जरूर, क्योंकि ये बात हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं, किसी माध्यम से आप जुड़े हैं। तो शिक्षा से जो व्यक्ति जुड़ा होगा वो संवेदनशील बातें करेगा, तो संवेदनशीलता दिख जाती है वो। तो मेरे ख्याल से आपके जो व्यूअर्स होंगे वो चीज को समझ पाएंगे। जी, जुड़े भी वही होंगे जो संवेदनशील होंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो सामाजिक और संवेदनशील है। और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, आप भी नवगुरु टॉक शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।